नमस्कार दोस्तों। टीचिंग सॉल्यूशन विद आर के चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक जो मेरी पिछली सारी वीडियो है उस पर बहुत प्यार दिया है। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि आपने रुचि दिखाई है उसको देखने में। तो ये क्लास 12th की मैं सीरीज़ ला रहा हूँ। दूसरी तरफ बंगाल विभाजन की जो सीरीज़ रुकी हुई है मैं उसे एक दो दिन के अंदर उसे भी अपलोड करूँगा। लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का वीडियो है जिसके 9 प्रश्न मैंने पहले वीडियो में लाया था और ये उसी का दूसरा सीरीज है। तो इसको देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर राज्य में मिजोरम के संदर्भ में अपने कथन को स्पष्ट करिए। तो मैं मिजोरम के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहूँगा आपको कि मिजोरम कभी भी किसी भी के अधीन नहीं रहा, अंग्रेजी प्रशासन के भी वह अधीन नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा देश स्वतंत्र होता है 47 में और भारत सरकार चाहती है कि मिजोरम भारत में मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में लालडेंगा के नेतृत्व में जो है वह गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई जाती है और बार बार अलगाववादी आंदोलन चलते रहता है, जिस कारण देश में जो है अशांति का माहौल रहता है। ये लंबे समय तक चला और इसे अंतिम रूप से समापन जो है वह राजीव गांधी के सरकार का काम है। क्योंकि जब भारत में पूर्वी बंगाल का हिस्सा जो है वह पाकिस्तान से हट गया और बांग्लादेश का गठन हो गया, तो भारत सरकार ने आश्वासन दिया कि उसकी स्वायत्ता बरकरार रखी जाएगी, अतः यह पद्धति समाप्त हुई। तो इसी के संदर्भ में पहला प्रश्न है और आप लोग देखते जाइए। मिजो लोग ब्रिटिश काल से ही स्वयं को स्वतंत्र मानते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय संघ में स्वयं को स्वीकार नहीं किया। तो जैसा मैंने कहा था वैसा ही स्टेटमेंट है और इसको आप सही कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। मिजो लोगों ने लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किसके नेतृत्व में? लालडेंगा के नेतृत्व में। ठीक है, आगे चलिए। राजीव गांधी के प्रयास से अलगाववादी प्रयास समाप्त हुए, तो ये भी सही है, तीसरा भी सही। ठीक है, आगे चलिए। पूर्वी पाकिस्तान में उन्होंने अपने सैन्य ठिकाने बनाए थे, ये भी सही है। ठीक है, और कौन सी पद्धति अपनाई थी? गुरिल्ला पद्धति। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, पहला प्रश्न समाप्त। आगे की ओर चलते हैं। ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन, जिसको आसू कहते हैं, के संदर्भ में कथनों की जांच करनी है। तो असम के जितने भी छात्र थे उन्हें यह था कि बंगालीज वे अपना वहाँ दबदबा रखते थे या प्रवासी आकर आते थे, तो ऐसा लगता था उनको कि हमारा अधिकार जो है इससे हम वंचित रह जाएंगे। तो यह केवल छात्र संगठन था। यह 100% सही है कि किसी अन्य दल का हस्तक्षेप इसमें नहीं था। तो पहला क्या हो जाएगा? सही है। ठीक है। बंगाली व अप्रवासी मतदाता की सूची में नाम दर्ज करने के खिलाफ, चूंकि वहाँ की धीरे धीरे नागरिकता बढ़ रही थी, तो असम में जब बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बढ़ रहा था तो ये वहाँ के स्टूडेंट को पसंद नहीं आया। तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस आंदोलन का स्वरूप हिंसात्मक था। तो ये जानते ही हैं कि जहाँ स्टूडेंट रहेंगे वहाँ थोड़ी बहुत हिंसा होनी फिक्स है। ठीक है। 1985 के असम समझौते द्वारा इसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया और राजीव सरकार का यह काम था। ठीक है, तो एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक इसका जवाब हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं कि सिक्किम के संदर्भ में कथनों की जांच करनी। तो सिक्किम का विलय से पूर्व जो है, जब भारतीय राज्य में 1975 में सिक्किम का विलय हुआ, तो इससे पूर्व सिक्किम का राजा जो था उसने भारत को रक्षा और विदेश दोनों मामला सौंप रखा था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और विलय से पूर्व जो है, जब तक विलय नहीं हुआ था, तो उसका आंतरिक प्रशासन जो है वहाँ का राजा कौन देखता था? चोंगियाल देखता था। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। चलिए, सिक्किम को भारत का जनमत संग्रह द्वारा 22वां राज्य बनाया गया। यह एरर हो चुका है। ठीक है, 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। इसका क्या जवाब हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक, और ये यहाँ ध्यान देना है कि ये 22वां हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर चलते हैं कि निम्न कथनों की सत्यता की जांच करनी है। तो राजीव गांधी द्वारा 84 से 89 तक शासन किया गया था और इनको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ओपन इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा पीएम माना जाता है, सबसे बड़ा पुरोधा एक तरह से कर सकते हैं, जिसको आगे जो है उसे आगामी सरकार के द्वारा बढ़ाया गया
श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर तमिल सिंघली के विवाद उसी समय चल रहे थे, तो श्रीलंका सरकार ने राजीव गांधी को बुलाया कि किसी तरह हमको हमारा ये समझौता करा दीजिए, देश में आंतरिक स्थिति सही नहीं है। इसका नेतृत्व जो है वह लिट्टे कर रहा था। तो भारत ने शांति समझौता के लिए शांति सेना भेजी वहाँ पर, लेकिन वह कोई खास कदम नहीं उठा सकी। तो बाद में 89 में जो है ये वापस बुला लिया गया। ठीक है, तो वापस बुला लिया गया और बाद में इसी लिट्टे ने 1991 ईस्वी में राजीव गांधी की हत्या भी कर दी थी। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? एक से। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। किस संगठन ने श्रीलंका के मुद्दे को लेकर 1991 ईस्वी में राजीव गांधी की हत्या कर दी थी? तो ये अभी मैं बता चुका हूँ, ये लिट्टे जी प्रभाकरन जो थे इसके चेयरपर्सन थे, बाद में वे पकड़े भी गए थे। दलित पैंथर्स पार्टी का गठन किया गया था। दलित पैंथर्स पार्टी के गठन का श्रेय नामदेव धसाल और जीवी पवार दोनों को जाता है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 80 के दशक का महत्वपूर्ण किसान संगठन, ठीक, भारतीय किसान यूनियन संबंधित है। ये जो था मुख्यतः पश्चिमी यूपी और हरियाणा का संगठन था। कौन सा? 80 के दशक में जो बीकेयू था, ये संगठन का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर। सत्य कथनों की जांच करनी है। तो नर्मदा नदी पर जब बांध बनाया गया, आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध बनने के बाद जो है पेड़ की कटाई को लेकर के आंदोलन हो या उस समय का जो भी छोटा छोटा आंदोलन है, उससे 12th में जिक्र भी किया गया है। तो इसमें नर्मदा बचाव का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये 3 राज्यों से, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी से गुजरती है नर्मदा नदी, और इस घाटी में पड़ने वाले जितने भी राज्य हैं वहाँ फ़ायदा तो बहुत हुआ, इलेक्ट्रिसिटी मिली, सब कुछ मिला, लेकिन लोक आजीविका का साधन नष्ट हो गया, प्रवास की समस्या आई। तो यही चीज़ इससे जुड़ा हुआ है। नर्मदा घाटी पर 2 प्रमुख बांध कौन सा बना था? नर्मदा सागर और सरदार सरोवर, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो इसका पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। नर्मदा घाटी से संबंधित राज्य महाराष्ट्र, एमपी व गुजरात है। इसमें नो डाउट ये भी सही है, तीनों राज्य शामिल हैं। तीसरा है कि इन बांधों के निर्माण से लोगों के पर्यावास, आजीविका, संस्कृति और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा। ये भी सही बात है, ये इसका निगेटिव इम्पैक्ट था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? एक से अधिक, इसका ई आंसर हो जाएगा। कहीं पर दिक्कत नहीं है। आप लोग लगातार बने रहिए, मैं 12th की और सारी सीरीज लाऊंगा। TLE 3.0 4.0 दोनों में कारगर रहेगा। प्रश्न का जो स्टैंडर्ड है वह इसी में से रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डिट्टो ऐसे प्रश्न रहेंगे, लेकिन ये फिक्स है कि आपने इसमें जितने कंटेंट पढ़े हैं इससे रिलेटेड आपको चीज़ पता रहेंगे। अगर वो वन लाइनर पूछता है तो भी फायदे में है, स्टेटमेंट देकर देता है तो भी फायदे में रहिएगा। तो क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कम से कम पता रहेगा या आइडिया रहेगा, या आपको क्या होगा कि इससे बेस्ट जितने भी प्रश्न हैं आप बना सकते हैं। आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा कि वो इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद है, और लगे रहिए हमारे चैनल पे, बने रहिए, वॉच करते रहिए वीडियो, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अभी तक प्यार देने के लिए धन्यवाद। आगे की सीरीज लेकर मैं फिर से आऊँगा। ठीक, गुड बाय।